हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अब और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जो कि एनसीईआरटी के रिगार्डिंग दे रखी है। क्लियर है? चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज की प्रेजेंस को या फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी चार्ज की जो प्रेजेंस यानी उपस्थिति होती है या उसका फ्लो यानी बहना, चार्ज का बहना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ एक वर्ड आया है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो चार्ज का मतलब है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जो चार्ज क्या है? एटम की प्रॉपर्टी होती है ना। जो कोई भी एटम होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं हम चार्ज। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो ये बोथ काइंड ऑफ हो सकता है ना। या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के लिए आपको ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये सेम चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर हटेंगे। यानी ये चार्ज इधर जाएगा तो दूसरा चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, तो सेम चार्जेस होने पर रिपल होता है। या फिर हम कह सकते हैं ये माइनस माइनस ये भी सेम चार्जेस है तो ये लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल होते हैं, रिपल्सन करते हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अलग अलग चार्जेस होंगे यानी एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? और चार्जेस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो कूलम है इसे हम क्या करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसी तरह का चार्ज को अगर डिनोट करना है तो कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जो चार्ज होता है उसे हम किससे? कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब चार्ज के बारे में थोड़े से पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो चार्ज कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इसे हम ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं। और चार्जेस माइनस में होता है तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसे ही होता है, बस ये नेगेटिव साइन की जगह यहाँ क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। यानी हम एक प्रोटॉन का चार्ज लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन का चार्ज। क्लियर है? और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, अगर हमें एक कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो ये होंगे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे आए? अगर इसे फाइंड करना है तो वन कूलम चार्ज में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। Q इक्वल टू होता है NE। Q का मतलब हो गया चार्ज, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। Q तो हो गया हमारा चार्ज, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू हम ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना। तो N की वैल्यू आ जाएगी तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। तो N इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन E। अब वन कूलम है तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। और इलेक्ट्रॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। जैसे हमने ये वैल्यू पुट की तो इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए वो कितने आए? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वन कूलम चार्ज में।
बट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा है कि ये नियरली होती है 6 इंटू 10 की पावर 18। एग्जैक्टली तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है, पर अप्रोक्स में अगर लिया जाएगा तो उसे हम 6 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ में आया आपको? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट, तो आपके कोर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बट हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आया, जो अट्रैक्शन होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे ये आपका एक स्केल है ना, प्लास्टिक का स्केल है। अब इस प्लास्टिक के स्केल को सर पे रब करते हैं, है ना, और इसके पास में कुछ कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो ये कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, स्केल से चिपक जाते हैं, यानी इसमें अट्रैक्शन होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेवलप होते हैं, तो जिस तरफ से हम रब करते हैं उसी तरफ से इस पर चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये इसको पेपर्स को खींच लेता है। ठीक है, अब जो करंट की बात करते हैं, तो हमने एक वायर लिया, कॉपर वायर लिया सपोज करो, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर साइड में स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना करंट कहलाता है। चलिए करंट के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने बताया, वायर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइड में मूव करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम करंट बोलते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं करंट क्या है, व्हाट इज़ करंट, तो इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम के अंदर जो चार्जेस का फ्लो है वही क्या है, करंट कहलाता है। ठीक है, पर यूनिट टाइम के अंदर जो चार्ज का फ्लो है, तो इसे हम लिखना हो तो करंट इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन टाइम। जो करंट होता है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, जो करंट है, करंट को आई से डिनोट करेंगे, और करंट इक्वल टू किसके होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, करंट को हमने आई लिखा, और चार्जेस को हम कैपिटल क्यू लिखेंगे, और टाइम को हम स्मॉल टी लेंगे, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो करंट होता है इसकी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। जो करंट की एसआई यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, उसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। जैसे ये एम्पियर है, एम्पियर की छोटी यूनिट जो होगी, एम्पियर की छोटी यूनिट क्या होती है, 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर होती है, और 1 मिली एम्पियर का मीन्स क्या होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, जो मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर की वैल्यू है 10 की पावर -3 एम्पियर, जो कि एम्पियर से छोटी है ना, छोटी यूनिट है। इसे हमें लिखना हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिली एम्पियर। ठीक है, अब इससे भी छोटी यूनिट हमें देखनी हो तो वो होती है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर की बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट देखनी है हमें, तो माइक्रो एम्पियर होती है, और ये होती कितनी है, 10 की पावर -6 एम्पियर के इक्वल। जैसे हमने यहाँ ए लिखा है, अब माइक्रो एम्पियर को लिखना होगा तो हम म्यू ए लिखेंगे। ये जो म्यू है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह का ये सिंबल होता है, जिसमें हम ये कुछ यू और एम टाइप का सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं म्यू। तो ये म्यू एम्पियर हो गया। क्लियर है? अब इसका एक पॉइंट और है, जो करंट इज़ मेजर्ड बाय अमीटर। जो करंट को मेज़र करने का इक्विपमेंट होता है वो कहलाता है अमीटर कहलाता है। इसे हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक समझ में आया आपको ये सब, इसकी डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट के बारे में। अब इस इक्विपमेंट के बारे में समझते हैं। ये अमीटर, अमीटर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है, अमीटर है ना। अमीटर कुछ इस तरह का इक्विपमेंट होता है। क्लियर है? अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। और इसे हम अगर सर्किट में जोड़ेंगे तो ऐसे गोल बना के इसमें ए लिख देंगे, तो ये अमीटर कहलाएगा। इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज होगा, ये अमीटर कहलाएगा। अब अमीटर में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। जो अमीटर होता है, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। इसका जो अमीटर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आप समझ लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। जो अमीटर होगा इसको हम हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे, कोई भी सर्किट में लगाना है तो सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप नीचे एक सर्किट देख रहे हैं,
तो ये जो नीचे सर्किट बना हुआ है इसमें हमें ए को कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर ये सर्किट है, ये क्या है, बल्ब हो गया, ये की हो गई और ये बैटरी हो गई, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें हमें अमीटर को कनेक्ट करना है, तो ये बल्ब के कैसे होगा, सीरीज़ में, यानी इसके साथ में ही लगेगा। ये बल्ब है, बल्ब के सीरीज़ में ही कनेक्शन किया जाएगा अमीटर का। तो हम अमीटर को इसके इस स्पेस में जोड़ देते हैं। तो मैंने बताया गोल बना के ए लिख देते हैं। और जो अमीटर होगा उसका एक सिरा तो पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और दूसरा इसका माइनस से जुड़ेगा, तो अमीटर के सेकंड साइड माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो अमीटर को इस तरह से अरेंज किया जाता है किसी भी सर्किट में। चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए, बट ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में अभी मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी भी कॉपर वायर में या किसी भी वायर में, मेटल्स के वायर में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर सकते हैं, है ना। ये वाले ऊपर की तरफ, ये वाले नीचे की तरफ, ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। अब इन सबको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनाना है, तो इन्हें सबको स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम कैसे बना सकते हैं, उसको समझने से पहले आप ये समझिए, ये कोई हमने दो बीकर लिए, ए और बी बीकर, ठीक है, और इनको पाइप से कनेक्ट कर दिया, है ना। ये दोनों बीकर पाइप से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसे फिल किया वाटर से, तो ए बीकर यहाँ तक फिल कर दिया। इसी तरह से सेम लेवल तक हमने बी को भी फिल कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ए बीकर का वाटर है बी बीकर में जाएगा या नहीं जाएगा, या बी बीकर का वाटर ए में जाएगा या ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और बी दोनों बीकर का क्या है, लेवल इक्वल है। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, कुछ डिफरेंस चाहिए। अब ए बीकर से बी बीकर में हमें अगर पानी को ट्रांसफ़र करना है, तो बी का अगर लेवल हम कम कर देते हैं, ठीक है, हमने इनके लेवल्स में डिफरेंस कर दिया, ए का लेवल इतना है और बी का लेवल इतना है। अब आप समझ रहे हैं कि ए से बी की तरफ वाटर का जाने लग जाएगा, ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये डिफरेंस हो गया, है ना। इस वाटर डिफरेंस के कारण ए से बी की तरफ वाटर का फ्लो होने लग गया। सेम एज इट इस वायर में भी अगर हमें मूवमेंट एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना है, तो इसमें कुछ डिफरेंस लाना पड़ेगा, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे। ठीक है, तो इस वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी सर्किट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसे किसी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा इसका टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव। तो जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव होने लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो पीछे वाले हैं, ये इस नेगेटिव, ये देखो, ये आगे वाले तो मूव करने लग जाएंगे किधर, पॉजिटिव की तरफ। और जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये भी क्या है, आगे की तरफ, यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो जाएगा। और ये हुआ क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक ही डायरेक्शन में क्यों हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो किया जा सकता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, करंट। क्लियर है? तो जो भी हमारे पास कंडक्टर वायर होगा, उसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे। तो करंट का फ्लो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे V से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे V से लिखते हैं। और होता क्या है पोटेंशियल? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है, वर्क किया जाता है, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है? और इसे V से डिनोट किया जाता है। अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये होता क्या है, समझ में आ गया आपको? अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं। तो वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू वर्क को हम लिखेंगे W से और चार्ज को हम लिखेंगे Q से। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का। तो वर्क मेज़र किया जाता है जूल में, और ये जो चार्ज है ये होता है कूलम में।
तो जूल अपॉन कूलम, इसको क्या कहते हैं हम, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या बनी, वोल्ट बन गई। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट इज वोल्ट, इसे भी वी से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। जो 1 कूलम चार्ज है उस पर 1 जूल वर्क किया जाता है तो उसका जो डिफरेंस आता है उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। सेल और बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन वी, जो सेल और बैटरी होती हैं ये मेंटेन करते हैं वी को, है ना। तो वी यहाँ पर वी ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला वी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वी था और वोल्ट भी वी था, बट ये जो यहाँ वी लिखा हुआ है ये वाला वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि अगर वोल्ट वाला होता तो इसके साथ कोई ना कोई मैग्नीट्यूड लगा होता, जैसे 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, तो ये मैग्नीट्यूड लगा होगा तो समझेंगे हम ये इसकी एसआई यूनिट है, अदरवाइज ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल या बैटरी लगाई जाती है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, ये मेजर्ड होता है वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर जो बना हुआ है ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, जैसे अमीटर था करंट को मेज़र करने के लिए, ऐसे ही वोल्ट मीटर है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। इसे भी अमीटर के जैसे ही बनाते हैं, गोल के अंदर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव और बीच में हम एक ही जगह वी लिख देते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के बारे में कुछ पॉइंट है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है ना। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे देखेंगे। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्ट मीटर होता है इसे हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में जो अप्लायंस लगा होगा उसके पैरेलल लगाएंगे। तो ये एक सर्किट है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें बल्ब है, बैटरी और की लगी हुई है। अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो ये हमारी बैटरी हो गई, है ना, ये हमारी की हो गई और ये हमारा अप्लायंस हो गया, बल्ब हो गया। तो इस बल्ब के पैरेलल ही लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को। तो इसके हम पैरेलल लगाना चाहते हैं तो हम इसके नीचे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये वोल्ट मीटर इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे ऊपर, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, यानी बल्ब के पैरेलल लगाना है हमें। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर ये पॉजिटिव है तो इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी साइड ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं नीचे ही लगा सकते हैं इसको, हम बल्ब के ऊपर भी लगा सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये पैरेलल होना चाहिए। जैसे मैं ऊपर भी लगा के दिखाता हूँ, इस तरह से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता था वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव इसमें। ठीक है, तो इस तरह से बस ये बल्ब पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट और दिया है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो करंट होगा उसका फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही होगा। ठीक है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, यानी जो करंट जो पॉजिटिव चार्ज होता है उधर पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उधर पोटेंशियल कम होता है। क्लियर है। तो करंट का फ्लो कैसा हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो ये आगे की तरफ जाएगा और माइनस की तरफ आ जाएगा, तो पॉजिटिव से आगे जाएगा ना और फिर इस तरह से नेगेटिव पे आएगा। तो यहाँ पर हम इसे एरो बना के करंट के फ्लो को लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव से हमारा ये फ्लो हो रहा है और यह नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो एक एरो हम इस साइड भी बना देते हैं। तो ये जो है करंट का फ्लो है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आया, ये बैटरी है, की है और किस तरह से कनेक्शन है। अब हम देखेंगे ओम्स लॉ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। पर ओम्स लॉ को समझने से पहले आपको एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है ना। इसमें दो सेट बने हुए हैं, ए और बी। तो ए की साइड दो बीकर में हैं जो पाइप से कनेक्ट हैं, इसी तरह बी साइड भी दो बीकर हैं और पाइप से कनेक्शन है। ठीक है, अब ये बी बीकर है, इसमें भी दो बीकर लगे हुए हैं बी साइड में और ये भी बी
किसी पाइप से कनेक्टेड है। अब एक्सपेरिमेंट हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर को फिल करते हैं। हमने ए को इतना फिल कर दिया, ठीक है, और बी को इससे थोड़ा सा कम फिल किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्लो किधर होगा, इसी तरह से पहले बी को भी कर देते। बी में हमने इतना वाटर लिया और ये दूसरे बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर का लेवल डाउन कर दिया। और तो ए से बी में जो फ्लो है, डिफरेंस है वो इतना है, एक के दोनों बीकरों के बीच में जो फ्लो वो डिफरेंस है वो कितना है, इतना कम है। जबकि बी के अंदर वाटर के लेवल का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये फ्लो हो रहा है ए से बी में और ए के दोनों बीकर्स में और बी के दोनों बीकर्स में, तो किस में फास्ट फ्लो होगा? जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा उसमें ज़्यादा फास्ट फ्लो होगा ना। ए में थोड़ा कम फ्लो होगा और बी के अंदर फास्टली इसमें फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। ए में थोड़ा डिफरेंस कम है तो ए में कम फ्लो होगा वाटर का। इसी तरह बी में डिफरेंस ज़्यादा है तो बी वाले बीकर्स की साइड में फ्लो ज़्यादा होगा। तो हम इसी तरह से बता सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे तो उसके अंदर करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज़ कर देंगे तो उसमें जो करंट का फ्लो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V डिक्रीज़ होगा तो I भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना। तो V प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें हटाना है तो एक कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ। तो हम इसे लिखेंगे V इक्वल टू IR, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे, V इक्वल टू IR। क्लियर है। तो R इधर एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसे अब हम समझ लेते हैं। क्लियर है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब पहले ओम लॉ को देख लेते हैं। तो ओम लॉ क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो बढ़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइड्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर देखा था अभी कि ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल, ये एक वायर है, ये इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फ्लो ज़्यादा होगा तो करंट भी उसमें ज़्यादा पास होगा, और फ्लो कम होगा तो करंट भी कम होगा। यानी ये कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखी है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए पूरे वायर में। तो ये हमने अभी पिछले पेज पे देखा था, V प्रोपोर्शनल I होता है, V इक्वल टू IR हो जाता है ना। और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब हम V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहें तो X एक्सेस पे हमने I लिया और Y एक्सेस पे हमने V लिया। तो कभी भी इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इस तरह से हो, पर स्ट्रेट होगी। ये लाइन इस तरह से भी हो सकती है, पर ये लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो आपको ओम लॉ समझ में आया और ग्राफिकल मेथड भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो इससे हमने ओम लॉ में देखा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो I को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो पहले देखते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करती है, यानी अवरोध करती है, विरोध करती है, चार्ज के फ्लो का विरोध करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है। तो रेजिस्टेंस समझ में आया आपको। तो रेजिस्टेंस क्या है, जो रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ चार्ज को किसी भी कंडक्टर के अंदर। फ्लो ऑफ चार्ज को जो रेजिस्ट करता है वही होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, ठीक है। अब हम इस R की वैल्यू भी देख लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं हम ओम लॉ से। तो V इक्वल टू हमारे पास IR है, तो इससे हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V अपॉन I हो जाएगा। तो ऐसा कि हम लिख लेते हैं
R इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I हो गया, ठीक है। तो R इक्वल टू हो गया V अपॉन I, ये इसका फॉर्मूला हो गया फाइंड करने का, रेजिस्टेंस फाइंड करने का। अब V होता है वोल्टेज में और I होता है आपका एम्पियर में, तो वोल्टेज अपॉन एम्पियर, ये वोल्टेज अपॉन एम्पियर जो होता है इसको हम कहते हैं ओम, ठीक है। इसे हम लिखते हैं ओम, क्योंकि इसे ओम ने बताया था इसलिए इसे ओम ही लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो है ओम। तो ये जो ओम है इस तरह का ओम नहीं होता है, इस ओम को हम फिजिक्स में अलग तरह से बनाते हैं, ये इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, ये सिंबल होता है ओम का। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस का सिंबल समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखते हैं हम रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट, ये बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। रियोस्टेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वेरिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के वेरिंग करने पर करंट को कंट्रोल करने वाला डिवाइस रियोस्टेट कहलाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ये डिफाइन करके बताना है कि 1 ओम 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसे डिफाइन कीजिएगा, करके बताइएगा। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पर ये डिपेंड करता है। जैसे कोई वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये वायर की क्या है, लेंथ दे रखी है हमें, है ना, इसे स्मॉल l से लिखा है। और ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया जो होता है इसे क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाएगा। जैसे हम ये बना लेते हैं, तो ये वायर के आगे जो गोल पार्ट होता है ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हम A से सिंबल डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं ये डिपेंड्स किस पे कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है ना, फर्स्ट है इसमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर वायर है उसकी लेंथ पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है स्मॉल l से लिखी है लेंथ, तो हमने कंडक्टर की लेंथ, तो R प्रोपोर्शनल टू L, है ना। अगर L इंक्रीज होगा तो R भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और L अगर डिक्रीज होगा तो R भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज़ होती है तो ये डिक्रीज हुई L तो R भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे इन ये जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो इसे हम लिख सकते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A, ठीक है। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के, यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें करंट का फ्लो कम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, जो ये वायर है ये इसका नेचर क्या है, इस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर ये सपोज करो सिल्वर वायर है तो इसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा इसमें। अगर ये आयरन वायर होगा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। तो ये वायर यानी मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब ये जो 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसे नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, आप इसे नोट कर लो। तो नेचर ऑफ मटेरियल को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो ये R है ये प्रोपोर्शनल है L के और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। अगर इसे हम कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस को इस तरह से प्रोपोर्शनल है लेंथ के और क्रॉस सेक्शन एरिया के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हमें हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम R इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट लगाएंगे तो ये होता है, ये L अपॉन A तो है ही है, और एक कांस्टेंट लगाया इसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। रो एक कांस्टेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखो ये जो रेजिस्टिविटी है रो बराबर क्या होता है, देखो इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है। अगर हमें रो का फॉर्मूला लिखना है तो हम रो बराबर RA/L लिख सकते हैं, और इसकी अगर SI यूनिट फाइंड करेंगे तो इसकी SI यूनिट ओम मीटर होती है। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है हमेशा। जैसे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट का मतलब है जो इस कांस्टेंट होती है। जैसे सिल्वर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁸ होती है ना। तो कोई भी वायर होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी हमेशा। जैसे कि सिल्वर की आपको यहाँ दी हुई है ना, ये हमेशा 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होगी। रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट है वो ओम मीटर होता है। क्लियर है। इसी तरह से सभी वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। फिर रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय इज 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। जो मेटल्स और एलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या है, 10⁻⁸ से 10�6 ओम मीटर होती है। यानी बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स और एलॉय की, क्योंकि ये इनकी पावर माइनस में है। माइनस का मतलब हो गया काफ़ी कम रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इज़ 10⁻12 टू 10⁻16 ओम मीटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻12 और 10⁻17। ये पॉजिटिव पावर से मतलब रेजिस्टिविटी इनके अंदर ज़्यादा है, तो इसमें करंट का फ्लो बहुत कम होगा। ठीक है, या नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। जो एल्यूमिनियम और कॉपर है ये क्या है, मेटल्स हैं। तो जो भी मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है। लो होने के कारण ही इनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी के कारण ही ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस एज देयर रेजिस्टिविटी इज़ हाई एंड दे डू नॉट बर्न रेडली। जो एलॉय होते हैं, तो एलॉय का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में, जैसे हीटर वगैरह होते हैं उसमें यूज़ किया जाते हैं एलॉयज़ को, है ना। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। इसी कारण से वो क्या है, जलते नहीं है ना, और उनका यूज़ हीटिंग डिवाइस में किया जाता है। रजिस्टर के बारे में देखते हैं हम। रजिस्टर क्या होता है, ए रजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो रजिस्टर है वो एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। जो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो लिमिट करता है या रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को जो रेगुलेट करने का काम कर रहा है वो कौन है, रजिस्ट्रार है, रजिस्टर है। ठीक है, ए रजिस्टर इज़ एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल थ्रू ईजीली। रजिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजीली ट्रेवल नहीं कर सकती है ना। रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ईजीली ट्रेवल नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ कुछ रजिस्टर के, जैसे फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, रजिस्टर है। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि अगर कई रजिस्टर्स को अगर सीरीज़ में लगा दिया जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, अगर हमें दो तीन या ज़्यादा रजिस्टर्स दिए हुए हैं और उन्हें सीरीज़ में लगाया हुआ है तो उससे हम टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे यहाँ 3 रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, R1, R2 एंड R3। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों देखो एक ही लाइन में लगे, मतलब ये क्या है, सीरीज़ में लगे। इस वाले को R1 नाम दिया है, दूसरे रेजिस्टेंस को R2 और तीसरे रेजिस्टेंस को R3 नाम दिया गया। और इससे में एक सर्किट है जिसमें अमीटर लगा है, बैटरी और ये की लगी है, बैटरी है। इससे देखो ये जो I एम्पियर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। करंट का जो फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो और ये देखो ये पॉजिटिव से हो रहा है और ये आ रहा है करंट, तो ये क्या है, इसे एरो से बनाते हैं ना करंट को, तो ये एरो बना रखे हैं। अब देखो ये रजिस्टर सभी जगह एक ही करंट होगा। ठीक है, तो इसे हम I करंट ले रहे हैं। तीनों रेजिस्टेंस के अंदर I ही करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है,
तो ये अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होंगे इनके अंदर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा तो ये तीनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तीनों के अंदर वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे R1 रेजिस्टेंस में V1, ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसके अंदर क्या हो जाएगा, V1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से R2 रेजिस्टेंस के अंदर V2 हो जाएगा, और ये जो तीसरा रेजिस्टेंस है R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर इसे हमें मेज़र करना हो तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक पोटेंशियल वो लगाएंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर निकाल के तो V इक्वल टू होता है IR ओम लॉ से, तो V1 क्या हो जाएगा IR1। इसी तरह जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2 हमें फाइंड करना है। ये जो R2 रेजिस्टेंस है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा रेजिस्टेंस है ये वाला, ये रेजिस्टेंस है R3, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो IR3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो R1 पे हमने जैसे वोल्ट मीटर लगाया तो इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हुआ V1 हो गया, है ना। इसी तरह अगर इस पे लगाएंगे हम तो यहाँ पर हमें V2 मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और R3 जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस V3 मिल जाता है। तो इस सर्किट में करंट तो क्या है, कॉमन है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, जो कि ओम लॉ से हमने निकाल लिया V इक्वल टू IR। तो जो चीज़ सर्किट में डिफरेंस होती है उसी का हम क्या निकालते हैं, टोटल। तो हम टोटल वोल्टेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, V इक्वल टू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो है V2 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस V की हम ओम लॉ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो ये हो गया IR। और इसी तरह से V1 की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ से पुट कर देंगे, ये क्या है, IR1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे IR1। सिमिलरली हम V2 की वैल्यू भी ऊपर से पुट करेंगे, ये क्या है, IR2, तो प्लस IR2 लिख देंगे। और इसी तरह से हम V3 की वैल्यू IR3, तो प्लस IR3 लिख देंगे। अब हमने राइट हैंड साइड देखा तो राइट हैंड साइड में सभी जगह पर क्या है, करंट कॉमन है, I कॉमन है, तो इसे हम अलग लिख देंगे। बाकी रेजिस्टेंस को हम ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा IR हो गया। तो IR की वैल्यू ये आ गई। तो अब देखो ये I और I से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने I को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया वो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल हुआ। यानी जो सर्किट के अंदर हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है ये दिए गए तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है दिए होंगे वो उनका सम कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पर R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस थे, तो इसका R रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R1 R2 और R3। अब रेजिस्टर इन सीरीज़ का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हम सीरीज़ को ले सकते हैं। जो घरों पर लाइट लगती है दिवाली के समय में, उसमें जो सारे बल्ब कनेक्ट होते हैं वो सब सीरीज़ में ही होते हैं, ठीक है। और जो रोड लाइट्स का कनेक्शन है वो भी कैसा होता है, सीरीज़ में ही होता है, ठीक है। तो उसको हम ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल में वो रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो क्या होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमें एक सर्किट दिया है जिसमें R1 R2 और R3 ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो पैरेलल में लगे। या R1 R2 और R3 जो रेजिस्टेंस है ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल लगे और इससे एक सर्किट कनेक्ट है। इस सर्किट में एक अमीटर लगा हुआ है और इसमें एक बैटरी लगी हुई है और एक वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है, जबकि अमीटर सीरीज़ में लगता है। अब अगर इसमें से हम I करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ये प्लस से माइनस की तरफ जाता करंट, तो यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद इधर कुछ करंट जाएगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में, दूसरे रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगा और तीसरे रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगा। यानी इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा वो डिफर होगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाया तो वो सेम रहेगा। क्लियर है। और ओम लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ पर जो I है ये डिफरेंट है, तो इस I की वैल्यू निकालेंगे तो R
V के डिवाइड में R चला जाएगा तो V अपॉन R हो जाएगा। I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R हो गई। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ गई V अपॉन R हो गई। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं हम यहाँ पर I1 करंट आया और दूसरे R2 रेजिस्टेंस में करंट I2 आया और R3 रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या आई, I3 हुई। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस, तो हम I1 की वैल्यू लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, है ना, या R1 रेजिस्टेंस है तो ये वैल्यू R1 हो जाएगी और V तो कॉमन ही है, सेम है, तो V अपॉन R1 I1 की वैल्यू होगी। इसी तरह हम I2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हमें ये जो R2 रेजिस्टेंस हो गया, इसी तरह से ये I3 निकालेंगे तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट है वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब करंट इसमें डिफर है तो इसी को हम टोटल करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब ये जो R1 R2 R3 रेजिस्टेंस थे इनमें करंट I1 I2 I3 था और टोटल I की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2 एंड I3। अब यहाँ I की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम तो हम V अपॉन R लिख सकते हैं। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, हमने पुट की, ये हो गई V अपॉन R। ठीक है, अब I1 की वैल्यू लिखेंगे तो V अपॉन R1, इसी तरह R2 और I3, ये I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पर इधर से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म ये आ गया। अब इसमें देखो ये हो गया V अपॉन R और हमने राइट हैंड साइड देखा तो V सभी जगह कॉमन है, तो इस कॉमन है तो इसे बाहर लिख लेंगे और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1 फिर प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये यहाँ से V निकल गया तो ये 1 अपॉन R2 रह गया प्लस इधर से भी V बाहर चला गया तो 1 अपॉन R3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये V है और ये भी V है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए तो 1 अपॉन R इक्वल टू जो कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। तो जो ये टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, जो दिए हुए रेजिस्टेंस है इनके रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल दिए हुए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब अभी हमने देखा जब रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं और पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, सीरीज में होते हैं तो इसमें I सेम रहता है तीनों रेजिस्टर्स में। ठीक है, जैसे ये और ये लगे हुए हैं सीरीज के अंदर और इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो इन तीनों रेजिस्टेंस को सम कर देते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अगर इसमें एक और रेजिस्टेंस लगा होता तो इसका टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होता, इसमें एक और ऐड हो जाता, R4 भी इसमें ऐड हो जाता। इसी तरह अगर और भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो ये सभी इसके साथ प्लस होते चले जाएंगे। क्लियर है, तो ये था सीरीज का। इसी तरह पैरेलल के अंदर क्या होता है, V सेम रहता है और जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो दिए हुए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ 3 है, अगर 3 की जगह ये 4 पैरेलल में लगे होते तो ये 1 अपॉन R की वैल्यू क्या होती, ये दी हुई प्लस 1 अपॉन R4 भी इसमें ऐड हो जाता। इसी तरह 4 की जगह 5 6 जितने भी ऐड होंगे इसमें सब प्लस होते हुए चले जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह से हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पैरेलल में फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हम जो पैरेलल होता है, जो घरों के अंदर जो अप्लायंस लगे होते हैं उनको पैरेलल में लगाया जाता है, ना कि सीरीज में लगाया जाता है। तो पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, है ना। जो घर के अप्लायंस है उनको पैरेलल में लगाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए लगाते हैं कि उसमें कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। चलिए इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं क्या एडवांटेज हैं पैरेलल में लगाने के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इन सीरीज व्हेन वन रजिस्टर फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन कंपोनेंट वर्क्स। अगर हम किसी भी अप्लायंस को सीरीज में लगा देंगे
तो सीरीज में क्या होता है, देखो एक भी रजिस्टर्स अगर फेल हो गया तो इसमें क्या है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी, जिससे कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर एक जगह से अगर रजिस्टर फेल हो गया तो बस वही साइड से बंद होता है, बाकी रजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है। इसलिए घरों के जो अप्लायंस लगे होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पैरेलल में लगाने का फ़ायदा एक समझ में आया। दूसरा एडवांटेज है, डिफरेंट अप्लायंस रिक्वायर डिफरेंट करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो घरों के जो अप्लायंस लगे होते हैं वो डिफरेंट करंट चाहिए होता है उनको, है ना। और सीरीज़ में हम जानते हैं कि करंट एक ही जैसा करंट चलता है, पूरी सीरीज़ के अंदर एक ही तरह का करंट रहता है। जबकि अप्लायंस को अलग अलग अप्लायंस होते हैं, उनको अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फ़ैन के लिए कम करंट चाहिए और एसी के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत है। तो ये पैरेलल में लगाना ये सक्सेसफुली होता है, सीरीज़ में हम लगा नहीं सकते हैं। सीरीज़ में लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पैरेलल में समझ में आया। जैसे ये फ़ैन और एसी और कई सारी चीज़ें हमारे घर में लगी होती हैं, सभी को अलग अलग तरह का करंट का फ्लो चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर फ़ैन के लिए फ़ैन में करंट चला जाएगा, एसी के लिए एसी का वोल्टेज का करंट चला जाएगा, फ्रिज के लिए फ्रिज का वोल्टेज करंट चला जाएगा, है ना। तो तीसरा है इसके अंदर, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ के अंदर वो ज़्यादा होता है ना। और जो रजिस्टर्स जो पैरेलल में होगा, पैरेलल में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि ये इनका रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, तो ये कम होता है। तो इस वजह से जो अप्लायंस होते हैं उन्हें पैरेलल में लगाया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं हम। इफ़ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिस्पेस्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, दिस इज नोन एज हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जो कोई भी कंडक्टर होता है जो प्योरली रेजिस्टिव है ना, जो प्योरली रेजिस्टिव है उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, डिसिपेटेड होती है ना, कंटिन्यूसली डिसिपेटेड होती है, जिसके कारण क्या होती है, डिसिपेटेड होती है हीट की फॉर्म में। तो इसी हीटिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके कारण क्या होता है, हीट इफेक्ट पैदा होता है। तो ये हीट इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे ये कोई वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की ये जो वायर है ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव वायर है। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं क्या, प्योरली रेजिस्टिव वायर है। इसके साथ में क्या है, सर्किट जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ में हम सर्किट जोड़ देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे। जब ये एटम से टकराएंगे तो क्या होगी, इसमें हीट होगी। ठीक है, इसमें हीट डेवलप हो जाएगी। इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट यानी एनर्जी, हम और एनर्जी क्या होती है, वर्क के इक्वल होती है। जैसा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, वर्क को हम W से लिखते हैं, हीट को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल, अभी हमने पिछले पेज पे देखा था कि V इक्वल टू होता है W/Q। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क अपॉन Q होता है ना, W/Q होता है। और W की वैल्यू क्या है, यहाँ W को हम क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू H/Q लिख सकते हैं। ठीक है, इस H को इधर Q को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, VQ हो जाएगी। ये हीट का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, जो कि क्या हुआ, VQ हुआ। चलिए इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। अभी आपने देखा था करंट बराबर I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ठीक है, I इक्वल टू होता है Q/T। अगर Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाती है, IT। ये T इधर मल्टीप्लाई हो जाता है I के साथ, तो Q की वैल्यू IT। अब ये Q की वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में रख देंगे हम तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी V/IT। ठीक है, ये हमारी हीट का सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब ओम लॉ से आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ अगर V की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी ये IR आ जाएगा
और इसमें IT साथ में था, ये वाला IT भी लिख देंगे। अब देखो ये I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। I को I से इंटू करेंगे तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा और RT एज इट इज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हीट का तीसरा फार्मूला हो गया। तो ये तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसके ब्याह पे आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर इज, जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में वो क्या होती है, तो इसमें ये 3 पॉइंट है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। हीट करंट को I से लिखते हैं तो ये आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद इसमें समझ में आया, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हो गया। तो सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो हम लिख सकते हैं हीट को हम S से लिखते हैं, H प्रोपोर्शनल है R के, तो H प्रोपोर्शनल R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जो जिस टाइम के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर में। तो हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल T। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गए। अगर इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हम H इक्वल टू आई स्क्वायर RT लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों को लिख देते हैं हम, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये जो राइट साइड के इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे आई स्क्वायर RT। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद कांस्टेंट नहीं आया क्योंकि यहाँ R ऑलरेडी कांस्टेंट था। तो यही हमारा क्या होता है, जूल्स ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हम देख लेते हैं, अब इससे पहले हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। इसे J से डिनोट किया जाता है, क्लियर है। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हीटिंग की क्या एप्लीकेशंस है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। जो डिवाइस होते हैं कुछ उसमें हीट की ज़रूरत होती है, जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। ये जो सब है इनमें क्या है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है ना। इन डिवाइसों में हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा है हीटिंग इज़ अनडिज़ायरेबल इन डिवाइस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एक्सेट्रा। कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट की डिज़ायर नहीं होती है, जैसा कि कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया। इनको हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्लियर है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये जो कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर है, ये इनको हीट की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं इसी तरह का एक और डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो पार्ट ग्लो करता है वो फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है ना। तो इसी कारण से ये क्या जलता नहीं है। ठीक है, जब बल्ब जलता है तो टंगस्टन इलेक्ट्रिक करंट के कारण जलता नहीं है ना। इसके बाद इसमें लिखा है नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट। जो मोस्ट पार्ट होता है हीटिंग का वो कंज्यूम हो जाता है और स्मॉल पार्ट ही लाइट का काम में आ पाता है ना। बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। जो बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनमें क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसें भरी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन। ये जो गैसें होती हैं ये टंगस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, तो इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन एंड आर्गन। नेक्स्ट डिवाइस है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है।
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ द डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है ओवरलोडिंग होने पर। ये क्या करता है, अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। किससे? इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसके फ्लो अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने के कारण क्या होता है, वो करंट का फ्लो बंद हो जाता है और सर्किट प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसे हमेशा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में, ताकि अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो उसका कनेक्शन कट जाए और आगे की वोल्टेज ना जा सके। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ताकि वो जल्दी से हाई वोल्टेज आते ही वो ब्रेक हो जाए और घर की सप्लाई रुक जाए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। ठीक है, तीसरा है इट इज़ लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयस लाइक टिन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है वो वायर का बना होता है, पतला वायर होता है काफ़ी, जो मेटल या एलॉय का बना होता है, जैसे टिन, कॉपर, एल्युमिनियम, लाइक इन सब का इनमें से किसी टाइप का बना होता है। नेक्स्ट है इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है। जो वॉट है इसको हम W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने अभी देखा जो पावर है, पावर क्या है, जो पर यूनिट टाइम के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को हमने कहा पावर होती है। ठीक है, तो P = E/T। E एनर्जी और हीट एक ही है यहाँ पर, तो हम ये जो हीट है V = IT और ये वैल्यू हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V = P = VIT/T। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो VI, तो P = क्या हो गया, VI। ये इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला होगा। इसी तरह हम और भी फार्मूले निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमने पिछले पेज पे एक हीट का फार्मूला नहीं लिखा था, पहले हम एक और हीट का फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम पावर के फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, तो जो हीट होता है, हीट बराबर होता है VIT होता है, और V बराबर ओम लॉ से क्या होता है IR, और I = क्या होता है V/R। ये ओम लॉ से हमने देखा V बराबर IR होता है, और इस I की वैल्यू निकाली तो ये डिवाइड में चला गया R, तो I की वैल्यू क्या आ गई, V/R। ठीक है, इस फॉर्मूले में I की जगह अगर हम V/R पुट कर दें तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो V तो V है और I की जगह V/R आ गया, और इसके साथ में इंटू हो रहा है, T भी हो रहा है, तो ये T एज इट इज आ गया। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, V² T/R। तो ये हीट के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये V² T/R, क्लियर है ना। तो ये हीट के 3 फॉर्मूले, इन तीनों को अगर हम पावर के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 3 पावर के फॉर्मूले बनेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो H = I² RT ये पुट करते हैं, इस E की जगह क्या करते हैं, I² RT हमने पुट कर दिया, तो ये I² RT, और अपॉन में T था तो ये अपॉन में T रखा, तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या हो गया, I² R। ये पावर का सेकंड फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, अब हम तीसरी वैल्यू पुट करते हैं, E की जगह हम ये जो लास्ट में भी हमने बनाया ये वाला फॉर्मूला, तो ये पुट कर देते हैं हम E की जगह, तो ये होता है V² T/R, और ये जो T था ये वाला T ये भी इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, तो ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पावर P = क्या हो गया, V²/R हो गया। तो ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाने से पहले मैं आपको एक SI यूनिट ऑफ पावर, जैसा मैंने बताया, वॉट होती है, और 1000 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट कह सकते हैं, है ना। जैसे 100 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ऐसे 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, ऐसे 1000 वॉट बराबर होता है 1 किलोवाट। ठीक है, तो इसे हम 1 किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, और 1
अब हमें देखना है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हम घर में एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉमर्शियल वैल्यू क्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटे, तो 1 किलोवाट घंटे इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू क्या होती है, एक यूनिट के इक्वल होती है। जो घरों में एक यूनिट होती है उस एक यूनिट का मतलब समझ में आया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो ये एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। अब ये आया कैसे, हम अगर इसे देखना चाहिए एक यूनिट बना कैसे है ना, ये एक यूनिट बना कैसे है तो इसे भी समझ लेते हैं हम, ठीक है। एक यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, तो जो 1 किलोवाट है इसका मतलब तो हो गया 1000 वाट, और घंटे में मतलब होता है 60 मिनट। अगर इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 360,000 जूल। अब ये पॉइंट में हमें पॉइंट लगाना है, अगर यहाँ तो हम इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 किलोवाट घंटा आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।